हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 1 की बुक फर्स्ट हनी ड्यू का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री फ्रॉम 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. यहाँ पर आपको पिक्टोरियल ग्लिम्सेस यानी पिक्चर्स की फॉर्म में हमारी कंट्री में जो 1757 से 1857 के बीच जो भी हिस्ट्री हुई है उसके बारे में बताया जाएगा और पिक्चर्स और स्पीच बबल्स की हेल्प से आपको ये क्लेरिफाई किया जाएगा कि 1757 से 1857 पूरे 100 साल में ऐसा क्या हो गया था कि हमारे देशवासियों को पहला वॉर 1857 में शुरू करना पड़ा। तो ऐसी क्या घटनाएं हो गई थी हमारे देशवासियों के साथ में कि वो और उसको सह नहीं पाए और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 यानी फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस का जो था वो 1857 में शुरू हो गया। फर्स्ट है द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्री मैन, लेट यूर आइज फील विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। तो एक फंक्शन है दिल्ली में, वहाँ पर एक लेडी बोल रही है अपने देशवासियों को कि मेरे कंट्री मैन, मेरे देश के वासियों, अपनी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर लो, उन लोगों को रिकॉल करके, याद करके जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। तो यहाँ पर ये कह रही लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो यहाँ पर ये लेडी वही कह रही है कि आप लोग अपनी आंखों में टीयर्स को भर लीजिए, आंसुओं को भर लीजिए और पानी को भर लीजिए और जो लोग शहीद हो गए हैं देश के लिए उनकी कुर्बानी को याद कीजिए। सेकेंड है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849। इसको हम टाइमलाइन के फॉर्म में पढ़ेंगे। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में सुपीरियर वेपन्स थे यानी अच्छे से हथियार थे और इन्हीं के दम पर इन्होंने इंडिया में अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, That upstart Rajas Bha call the English merchants, they will help me to defeat him। और जो उस समय के इंडिया के जो राजा थे आपस में उन लोगों की नहीं बनती थी और वो दूर की भी नहीं सोचते थे और वो हमेशा यही सोचते थे कि हम अगर अंग्रेजों की मदद ले लेंगे तो वो दूसरे राजाओं से हमें युद्ध लड़वा करके वो जिता देंगे क्योंकि उनके पास में सुपीरियर वेपन्स है यानी अच्छे हथियार हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और आपस में युद्धों के कारण और राजगद्दी को पाने के लिए हमेशा ये राजा छोटी सोच रखते थे। द रिवाल्रीज हेल्प द ईस्ट इंडियन कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और इंडिया में राजाओं के एक दूसरे को हराने की और एक दूसरे पर विजय पाने की जो मन में भावना थी, इसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया और ब्रिटिशर्स उनको कहते थे कि किंग, हम आपकी मदद करेंगे, आपके युद्ध में आपको उस युद्ध में जिता देंगे और बदले में आप हमें इतना टैक्स दे देना। और इस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर होने लगे। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के राजा, उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वह धीरे धीरे करके इंडिया में घुस रहे हैं और उन्हें यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकालना होगा और इसीलिए उन्होंने जब तक वो जिंदा रहे तब तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते लड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। इट इज़ गुड हु सेंट द ब्रिटिश, योर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। तो यहाँ पर कुछ राजा बैठे हुए तो वो ये सोच रहे हैं कि और गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आ गए हैं और यहाँ पर कोई लड़ाइयाँ भी नहीं हो रही और आपस में कोई लूट भी नहीं हो रही और बड़ा ही अच्छा हुआ कि गॉड ने यहाँ पर ब्रिटिशर्स को भेज दिया। और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि हमारी डेस्टिनी, हमारा जो भाग्य है वह कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। और इंडियन किस तरह से इन बातों पर रिएक्ट करते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ्रोन्ड योर किंग। तो यहाँ पर पब्लिक आपस में बात कर रही है, उसमें से एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये वाइट मैन जो है, ये ब्रिटिशर्स जो है, इन्होंने राजगद्दी हत्या ली है और कई किंग्स को मार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो उसी में से कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ, कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन वो लोग थे तो यही के इसी भूमि के थे, उनको मारना तो ज़रूरी नहीं था। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स। और फिर उनमें से एक व्यक्ति वापस बोलता है कि अब तो हम ऐसा हो गए हैं कि स्लेव बन गए हैं फॉरेनर्स के, यानी फॉरेनर्स के अब हम गुलाम बन गए हैं। और किंग कैसा भी था लेकिन कम से कम वो हमारी कंट्री का तो था, हमारे देश का तो था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पिक्टोरियल पढ़ेंगे। ब्रिटिश रूल 1765 से 1836।
तो किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश रूल फैलता गया। रिलीजियस लीडर परचेज आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन। और उस समय जो थे रिलीजियस लीडर्स थे, यानी जो धार्मिक गुरु थे, वो कुछ बेकार से आइडिया फैला रहे थे, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत और चाइल्ड मैरिज करवाओ। और यहाँ पर एक पिक्चर में एक धर्म गुरु कह रहे हैं लोगों को कि जो भी इस सी को क्रॉस करेगा उसका रिलीजन यानी उसका धर्म खत्म हो जाएगा। और दूसरा धर्म गुरु कह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी दुख दर्द हैं वो सब एक स्त्री के कारण हैं और इसलिए औरतों को खत्म कर दिया जाए, उनके ऊपर अत्याचार किए जाए। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. और सच बात यही थी कि भारतीय जो थे वो ब्रिटिशर्स के गुलाम बनते जा रहे थे और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी खोते जा रहे थे और वो कुछ पैसों के लिए ही उन लोगों की चापलूसी किया कर रहे थे। द नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। और ब्रिटिशर्स ये बात समझ गए थे कि यहाँ के जो नेटिव है, मूल जो लोग हैं, ये बिल्कुल अनवर्थी है, इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और इनकेपेबल भी हैं। और अगर इन लोगों को थोड़ा से भी पैसे दिया जाएगा तो ये लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एक इंडियन है जो कि इन ब्रिटिशर्स की चापलूसी कर रहा है, उनको कह रहा है कि हाँ ये बात सही है, यहाँ के नेटिव लोग जो हैं वो इसी तरह के हैं, बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ब्रिटिशर्स उसको कुछ नौकरी दे दे या कुछ पद दे दे। Being merchants, the British wanted quick properties, their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crops. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. तो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो व्यापार करने की आड़ में यहाँ पर चले आए थे और इन लोगों को व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था और प्रॉफिट के साथ साथ ही ये फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगा रहे थे और फार्मर्स को खेत में काम करने से भी रोक रहे थे। और यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो कह रहा है उस ब्रिटिशर्स को कि आपके जो आदमी है वो मेरे खेत की सारी फसल लेकर के चले गए हैं। तो वो व्यक्ति उसको कह रहा है कि हाँ, तुम्हारा सारा अनाज ले जाने के बाद भी तुम्हारा जो टैक्स है वो पूरा फील नहीं हो रहा है, यानी तुम्हारा अभी भी और पैसा बाकी है और अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक मुझे ये पैसे पे नहीं किए तो तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस पर अत्याचार कर रहे थे और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। आमिर खान की जो लगान मूवी है उसमें भी यही बताया गया है कि किस तरह से भारतीयों से काम करवाया जाता था और उन्हें फिर पैसे भी नहीं देते थे और ऊपर से और टैक्स भी लगा देते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। और इसके अलावा भी ब्रिटिशर्स ने और अलग अलग मेथड ढूंढ निकाले थे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्स इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स दूसरे व्यक्तियों से कह रहा है कि जो भी हमारा सामान जो है वो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होता है और उसको बाद में हम बेचने के लिए इंडिया में लेकर के आते हैं तो हम उसमें कोई भी टैक्स या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अ गुड आइडिया। तो दूसरा व्यक्ति जो सामने खड़ा है वह बोल रहा है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी इज लॉज बिकेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना माल यहाँ पर लाकर बेचना शुरू कर दिया और हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज है और आर्टिसर्स जो थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इनएविटेबली फेमिनाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ना, यानी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हमारे देश में 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस यानी 15 लाख इंडियंस की मृत्यु हो गई थी स्टारवेशन की वजह से, यानी भूखमरी की वजह से। द ब्रिटिश पॉलिसीज रन द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसने रन कर दिया यानी बर्बाद कर दिया उन एक्सपर्ट्स को जो कि इंडिया के थे और उनके जो बिजनेस था उसको भी एकदम ठप कर दिया। अब बात करते हैं हम फोर्थ पिक्टोरियल की। राम मोहन रॉय 1772 से 1833 के बीच की ये बात। इसमें राम मोहन रॉय के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें दिखा रखी है। राम मोहन रॉय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे व्यक्तियों में माने जाते थे जो कि बंगाल के थे और उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, योर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर
वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म योर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग यस। तो यहाँ पर इस पिक्चर में राजा राम मोहन रॉय किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए कह रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही ग्रेट है और हम कैपेबल है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम हमारे देश को अच्छे से संभाल सकते हैं और हमारे अचीवमेंट भी बहुत बड़े हैं और हम बहुत ही अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी सोसाइटी के अंदर जो सुपरस्टिशंस है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको सबसे पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी सुधारना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास, यानी हमारी सोसाइटी में जो ये अंधविश्वास से जुड़ी हुई बातें लोग जो फैला रहे हैं जिससे हम बर्बाद हो रहे हैं, इन्हें सबसे पहले हमें खत्म करना होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वह अपनी वाइफ उमा से कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय अपनी वाइफ उमा से कह रहे हैं कि जिस तरीके से सारी गाय जो होती है उनका कलर अलग अलग होता है, लेकिन उनका दूध का कलर सबका सेम ही होता है, और टीचर्स जो होते हैं वह भी सब अपने अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और उनके ओपिनियन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका सबका लक्ष्य एक ही होता है। उसी तरह से हर रिलीजन का यानी धर्म का मतलब भी एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, राजा राम मोहन रॉय साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, यानी प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था कि नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल भी हो और साइंटिफिक भी हो, यानी उस नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल हो, उसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर, ही टोल्ड देम। तो वो सी को यानी समुद्र को क्रॉस करके गए ब्रिटिश कंपनी के यानी इंग्लैंड में गए वो सी को क्रॉस कर, और ये देखने के लिए कि ब्रिटिशर्स के पास में ऐसी क्या चीज़ है जिनकी वजह से वो पावरफुल माने जाते हैं। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट। तो वहाँ जाकर के उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स से कि हम आपको रूलर्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो आपको हमें एक सब्जेक्ट की तरह यानी एक जनता की तरह, सही लोगों की तरह मानना होगा, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होगी कि रूलर्स की कुछ जिम्मेदारी भी होती है अपनी सब्जेक्ट के प्रति। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है जनता और ओव का मतलब होता है कर्ज, यानी वो वहाँ पर कहते हैं ब्रिटिशर्स को कि हम आपको अपना रूलर मान लेंगे, लेकिन आपकी जो हम अपने सब्जेक्ट अपनी जनता के प्रति जो कर्ज है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबको निभाना पड़ेगा। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट देम सस्पिशियस, ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। राजा राम मोहन ने यह माना कि लोगों के पास अगर नॉलेज होगी तो ही लोग कुछ कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया। लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इंडियंस न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और नॉलेज में हमसे आगे हो जाएंगे और उन्हें पता चलने लगेगा हर चीज़ का, और वो इस बात से अवेयर हो जाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो आगे चल के हमारे साथ गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने 1823 में इसको बंद करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे 5th पिक्टोरियल। ऑपरेशंस 1765 से 1835 के बीच में जो ब्रिटिशर्स जो थे वो किस तरह से इंडियंस को दबा रहे थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस्ड इंडियंस इन 1880 दे हैड पास रेगुलेशंस थर्ड अंडर इट एंड इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो ब्रिटिशर्स हमें किसी न किसी तरह से दबा रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे, और उन्होंने 1818 में एक रूल पास कर दिया जिसके तहत वो किसी भी इंडियन को बिना किसी दोष के बिना कोर्ट में ले जाए हुए उन्हें जेल में डाल सकते थे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफर्स इन इंडियन ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे थे और ऑफिसर्स बनकर बैठ गए थे और अपने बिजनेस को भी अच्छे से चला रहे थे और इंडियंस पर राज कर रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज इनटू इंडिया। तो 1829 में ब्रिटिश जो थे उन्होंने ब्रिटिश से 7 करोड़ रुपए का जो गुड्स यानी सामान तो जो था वो परचेज करके और इंडिया में लेकर के आए थे। तो ये बात क्लियर हो गई कि उस समय भी इंडिया के पास कितना ज़्यादा पैसा था और हमारे पैसे से ही ब्रिटिश अमीर बने हुए थे और वो हमारे ऊपर ही रूल कर रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नर जनरल है बेंटिंग, इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो वीवर्स कॉटन वीवर्स हैं उनको हम इंडिया में उनकी बोन्स को ख़त्म कर देंगे और हम हमारे बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे। द ब्रिटिश प्रोपोज्ड ऑन द कंपनी लूट विल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। तो वो कह रहे थे कि देखो किस तरह से इन लोगों के बोन्स निकल कर आ गई है और इनके प्लेन्स में ही इनकी हड्डियाँ मिल जाए और इंडियन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब क्या हो जाएगी, मरने की कगार पर आ गई है। अब हम देखेंगे 6 पिक्टोरियल। डिससेटिस्फेक्शन 1835 से 1506। तो इसमें ये बताया गया है कि 1835 से 1856 के बीच में किस तरह से हमारे देशवासियों के मन में डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ
और वो उनसे किस तरह से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पेरिस एंड संस्कृत Persian and Sanskrit. In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the native through the English language. I agree. तो उस समय 1835 में हमारे देश में पर्शियन लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज में ही एजुकेशन मिलता है। तो तभी मैक्यूले नाम के एक ब्रिटिश ने कहा कि हमें अब इन लोगों को इंग्लिश सिखानी चाहिए। तो उस समय का जो गवर्नर था वो इस बात पर एग्री हो गया। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate your brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey your grievances to the British Parliament. इंग्लिश एजुकेशन ने क्या क्या ऐसे क्लर्क्स, ऐसे लोग दिए जिन्होंने अच्छे से काम किया और ब्रिटिशर्स ने उनको जॉब पर रखा, उनको क्लर्क की जॉब दी और ब्रिटिशर्स ने उनको बिल्कुल कम पैसों पे जॉब पर रख लिया। और ऐसा भी हुआ कि हमारी न्यू जनरेशन का जन्म भी हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स थी, यानी बहुत ज़्यादा समझदार थी। तो इनमें से जो समझदार लोग थे वो कह रहे थे कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो पढ़ लेंगे तो उनकी जो कंडीशन है वह थोड़ी सुधर जाएगी। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वेयर्ड द वूल ऑफ इंडिया। चैप्टर के फर्स्ट में हमने देखा था स्टार्टिंग में कि थोड़े ही पार्ट में पिंक एरिया था, लेकिन 1856 आते आते इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में ब्रिटिशर्स का राज हो गया था। They care little about the needs of Indians. Your kings have becoming puppets. We have lost your old joy. तो यहाँ पर लोग भाग आपस में बातें कर रहे हैं कि किंग्स अच्छा हुआ जो मर गए, वो वैसे भी बेकार लोग थे। लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि किंग जैसे भी थे अच्छे थे। अब इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने आके किंग्स को पपेट्स बना लिया और उनको अपनी कठपुतली बना ली है और उनको बेवकूफ़ बना कर दिया है और ये लोग अब यहाँ पर आकर के और हमारे पर राज करे और हमारी जो जॉब्स थी वहाँ भी चली गई। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग यूर ब्रदर्स। तो दूसरा व्यक्ति कहता है इसके अलावा हमारी जो लैंड थी, हमारी भूमि थी, वह भी अब चली गई है। यू ओनली टॉक टू डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। और वो क्या कर रहे हैं कि हमारे ब्रदर्स का जो रिलीजन है उसको भी बदल रहे हैं। तो और दूसरे व्यक्ति बोलते हैं कि सब लोग सिर्फ आपस में बातें ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा करो जिससे हम लोग जो है मिलकर के यहाँ से इन लोगों को भगा सके। अब हम देखेंगे 7 पिक्टोरियल द स्पार्क्स 1855 से 1857। किस तरीके से हमारे देश में आज़ादी के लिए स्पार्क्स यानी चिंगारी जल उठी। Taxes continue to run the peasant in Bengal. The Santals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose, rebelled, and mass scared Europeans and their supported allies. तो इसी तरीके से टैक्सेस भी लेते जा रहे थे ब्रिटिशर्स और हमारे जो किसान थे और हमारा देश जो था वो और गरीब होता जा रहा था। और बंगाल में सांताल करके एक कम्युनिटी थी, उसकी सारी ज़मीन ब्रिटिशर्स ने एक लैंड रूल बना करके और अपने कब्जे में कर ली। तो ये सांताल सारे बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए, उत्साहित हो गए कि हमें किसी भी तरीके से अब इन लोगों को यहाँ से भगाना है। और उन्होंने क्या किया था कि 1855 में बहुत ही बड़ी संख्या में यूरोपियन जो लोग थे और उनके जो सपोर्टर थे उनको जला दिया। Discontent was brewing in the East India Company army too. The white soldiers gets hugged, huge pay, mentions to live in servant. While we get a pittance and slow promotions, the Angrez ask us to cross the sea, which is against your religions. Who is the topi wala to abolish your age-old custom? We must drive out the Angrez. सिपोही मंगल पांडे अटैक द एडजंट्स ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी इनके अंदर भी हमारे इंडियन बहुत सारे सिपाही थे जो काम करते थे और किस तरह से जो ब्रिटिश थे वो इंडियन को अपनी आर्मी में रखते थे और बहुत ही कम सैलरी देते थे और अंग्रेज सिपाहियों को अच्छे से सैलरी मिलती थी। तो इस वजह से आपस में इन लोगों के बीच में भी मतभेद हो गया। और मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे, जब उनको ये बात पता चली बंदूकें और जो भी वेपन्स थे इनके अंदर गाय का मांस लगा हुआ है और गाय का चमड़ा लगा होता है, तो उन्होंने ये कहा कि ये सब हमारे धर्म के खिलाफ है। ऐसा लगा कि अब अंग्रेजों को हमारे यहाँ से निकाल देना चाहिए। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्राइप ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। तो हजारों और सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया यानी विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने यूनिफॉर्म्स को भी हटा दिया। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारे जो सिपाही थे उनको जेल में डाल दिया और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड। ओ प्राउड ब्राह्मीण शोल्डर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बिल्ट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स।
वॉट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो कुछ इंग्लिश मैन ऐसे भी थे जिनको भारतीयों की थोड़ी कदर थी और उन्हें ये लगा कि ये ब्राह्मण लोग हैं और ये लोग जो है बंदूक को अपने मुंह से जब खोलते हैं तो वो काऊ के मांस से और पिग के मांस से बनी हुई है। तो हिंदू रिलीजन में गाय का मांस खाना बहुत ही गलत माना जाता है और उसी तरह से मुस्लिम रिलीजन में पिग का मांस खाना बहुत ही गलत माना जाता है। तो इस वजह से जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services। तो सून यानी जल्दी ही क्या हुआ कि रोटी के ऊपर लिख लिख के मैसेज भेजे जाते थे, क्योंकि उस समय कागज़ जो था वो बैन हो चुका था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, जो सैनिक थे वो रोटी पर मैसेज लिख लिख करके एक गांव से दूसरे गांव भेज रहे थे कि हमें किसी भी समय आप लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है और हम इन अंग्रेज़ों को बाहर निकाल करके रहेंगे। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, dead to the foreigners. The message gave all help and shelter to the patriots। तो हमारे जो सिपाही है उनके पास अब लोटस का फ्लावर जो है वहाँ सर्कुलेट होने लगा और हमारे सिपाही अब आपस में प्लानिंग करने लगे कि अब हम इन ब्रिटिशर्स को मार डालेंगे और यहाँ से भगा देंगे। और हम अब सब लोग आपस में बातें करें कि हम किसी न किसी तरह से देशभक्त जो है इनकी मदद करेंगे और इनको शरण भी देंगे। शेल्टर का मतलब होता है शरण। यस, ऑल माई विलेजर्स मैन विल बी रेडी। और ये सब बातें जब उन्होंने रोटी पे संदेश भेजा और जब ये लोग आपस में बातें करें तो इस बात पर सारे विलेजर्स जो थे उनको जब मैसेज मिला तो वो सब इस बात पर एकदम रेडी हो गए, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडिया छोड़ करके चले जाए। अब हम देखेंगे पिक्टोरियल नंबर 8, रिवोल्ट 1857, यानी 1857 का विद्रोह। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में बहुत ही बड़ा आउटब्रेक यानी दंगे फसाद होने लगे। द सिपोई मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लाइव योर एम्परर बहादुर शाह। तो जो हमारे सिपोई थे वो एम्परर के पास पहुंच गए दिल्ली में और उससे मदद मांगने लगे। हम सभी को आपकी मदद चाहिए और हमें इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है। द रिबेलियन स्प्रेड वाइड, और जो विद्रोह था वह और ज़्यादा फैलने लगा, यानी जो लोग थे वहाँ रिबेलियन करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित हो गए। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैज लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। और बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जो ज़मीनें थी वह भी खो दी, यानी उनकी ज़मीनें भी ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी थी उसमें लूट ली और वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो उन्होंने आम लोगों के लिए भी मदद के रास्ते खोल दिए और उन्होंने कहा कि वाइट मैन जो है वह बहुत बुरे हैं और उन्होंने सब सिपाहियों की मदद करने के लिए हाँ कर दी। अब हम देखेंगे पिक्टोरियल 9, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 की बात है। मेनी फॉर्मर्स रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। तो लखनऊ की महारानी बेगम हजरत जो थी वह भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि वाइट मैन ने मेरा जो राज्य है वो भी मेरे से छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइस ब्रदर्स राइस, द अंग्रेज इज रनिंग योर लैंड। तो उस समय के ये एक पॉपुलर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो उन्होंने लोगों से कहा कि जागो भाइयों जागो और उठो, अंग्रेज हमारी धरती को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दे जॉइन द अनसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स। और ये सभी लोग आपस में मिल गए और इकट्ठे हो गए और फॉरेनर्स के खिलाफ युद्ध करने के लिए रेडी हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और अब सारे लोग, हर कोई जाग चुका था और हर जगह जाग चुके थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे बरेली हो, कानपुर हो या इलाहाबाद हो। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज यूर आई इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अजीमुल्ला खान ने कहा तात्या टोपे से कि हमें पेशवा के नाना साहब को अपना लीडर बना करके और इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़नी होगी। यानी उस समय भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में इतनी एकता थी और सब लोग अंग्रेजों को निकालने के लिए एकजुट हो चुके थे। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो बिहार के एक कुंवर सिंह है जो कि 80 years old थे। तो उनके हाथ में एक गोली लगी। तो उस समय जो बुलेट होती थी वह लोहे की होती थी जिससे उनके शरीर में जहर फैल सकता था। तो उन्होंने अपने शरीर में जहर नहीं फैले और वो कुछ और ज़्यादा समय तक युद्ध लड़ पाए, इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट दिया और उसको पानी में गिरा दिया। और वो गंगा माता से ये कह रहे हैं, ये मेरा लास्ट गिफ्ट है आपके लिए। द पेट्रियट्स प्रोनाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउंड पीस
बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो जितने भी देशभक्त थे उन्होंने सब लोगों ने एकजुट होकर के और बहुत सारी बैटल्स लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ नॉर्थ इंडिया में। तो ये सारे जो पिक्टोरियल हैं वो लिए गए हैं फ्रॉम योर फ्रीडम मूवमेंट, आपके जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके एस डी सावंत की बुक से। तो इस चैप्टर की सारे पिक्टोरियल को देखने के बाद यह समझ में आ गया है कि किस तरह से देश ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ करके और आज़ादी को प्राप्त किया है। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी।